प्रशिक्षण आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे मोदी की मालदीव यात्रा, यानी इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो मालदीव पहुंचे हैं उसके पीछे क्या प्रमुख कारण है, कौन से एग्रीमेंट होने हैं और ये जो यात्रा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, इसे ऐतिहासिक यात्रा क्यों कहा जा रहा है और भारत और मालदीव के संबंध कैसे रहे हैं, उसके कौन कौन से संबंधों के आयाम रहे हैं, संबंधों में क्या चुनौतियां रही हैं, क्या तलखियां रही हैं जिनके समाधान के लिए कोशिशें भी की जा रही हैं, और ये सारे डायमेंशंस को हम लोग चर्चा करेंगे। तो अंत तक बने रहिए इस वीडियो में। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतीय प्रधानमंत्री को इनविटेशन मिला है। जो मुइजू है वहां के राष्ट्रपति मालदीव के, उन्होंने इनवाइट किया और भारत और मालदीव का जो कूटनीतिक संबंध है, डिप्लोमेटिक रिलेशन, उसके 60 साल पूरे हुए हैं और उसके उपलक्ष्य में ये यात्रा है। और इसके साथ साथ मालदीव का जो इंडिपेंडेंस डे है, यानी जो स्वतंत्रता दिवस मालदीव का मनाया जाना है, उसको लेकर के इनको एक गेस्ट के रूप में, चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया गया है। तो भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये जो ऐतिहासिक यात्रा है वो इस सेंस में ऐतिहासिक कही जा रही है क्योंकि मालदीव के साथ हमारे रिलेशन अभी हाल के समय में काफी तनावपूर्ण रहे हैं और मालदीव में इंडिया आउट कैंपेन चलाया गया था और जिसको मुइजू ने समर्थन दिया था, और भारत की कंपनियों का बहिष्कार, भारत के इन्वेस्टमेंट और भारत के वस्तुओं का, तमाम चीजों का बहिष्कार करने का पूरा एक षड्यंत्र किया गया था। इसलिए ये जरूरी हो जाता है कि कैसे ऐसे जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज हैं उनके मन में थोड़ा ट्रस्ट जागृत हो, थोड़ा विश्वास जागृत हो, उनके साथ हम कैसे नॉर्मल रिलेशन बनाएं। तो इसलिए भारतीय प्रधानमंत्री का पहुंचना हुआ है और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो रिलेशन रहे हैं इनके बीच में उसके कई महत्वपूर्ण आयाम हैं। अगर हम कहें कि कौन से वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आयाम है जो भारत और मालदीव के संबंधों को प्रभावित करते हैं, तो सबसे पहले तो हम जियोग्राफिकल फैक्टर देख सकते हैं कि इंडियन ओशन में जो मालदीव का पोजीशन है वो ऐसी जगह पर स्थित है मालदीव, जहां पर बहुत ही अति महत्वपूर्ण जो समुद्री व्यापारिक मार्ग हैं वो वहां से सिचुएटेड हैं मालदीव में। और जो ब्लू इकोनॉमी है, यानी ओशनिक रिसोर्सेज को कैसे ग्रैब करना है, कैसे उसको एक्सप्लोर करना है, इसके लिए भी बहुत जरूरी हो जाता है कि मालदीव के साथ रिलेशन हो। और ये जो हमारा वेस्ट कोस्ट है वो मालदीव से बहुत ही निकट स्थित है, यानी लगभग 300 नॉटिकल मील की दूरी पर भारत का वेस्ट कोस्ट है और जो मिनिकॉय है वो मालदीव से मात्र 70 नॉटिकल मील की दूरी पर है। तो इस लिहाज से बहुत सिक्योरिटी कंसर्न्स की भी बात हो जाती है, सुरक्षा चिंताएं भी उभरती हैं। साथ में भारत का ये जो कोस्टल एरिया है, लक्षद्वीप है, मिनिकॉय है, केरल के जो एरियाज हैं, इन सब के साथ मालदीव के कैसे ट्रेड भी हो सकते हैं, इसका भी एक कंसर्न भारत के दिमाग में रहता है। इसलिए जो जियोग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी है, जो भौगोलिक निकटता है भारत और मालदीव के बीच में, उसको कैटर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तमाम ऐसे द्वीप हैं मालदीव के जो भारत के द्वीपों से निकट स्थित हैं और इसलिए एक आइलैंड डिप्लोमेसी भी जरूरी होती है कि कैसे भारत अपने द्वीपीय हितों की रक्षा के लिए हिंद महासागर में मालदीव के साथ अच्छे रिलेशंस बनाए। क्योंकि मालदीव के तमाम ऐसे जो द्वीप हैं, कोरल जो अटॉल्स हैं, करीब 1200 ऐसे अटॉल्स हैं जहां पर चीन की निगाह है, क्योंकि ऐसे जो द्वीप हैं चूंकि वो भारत के निकट स्थित हैं, तो अगर वो चीन के कंट्रोल में आता है, यानी चीन के प्रभाव में आ जाता है, मालदीव जो है एक्सेस दे देता है, तो वो एक नेवल बेस के रूप में चीन उसका इस्तेमाल कर सकता है, एक मिलिट्री बेस के रूप में इस्तेमाल कर सकता है। चीन के जो वेसल्स हैं, जो वॉरशिप्स हैं, वो इंडियन ओशन में भारत के निकट, भारत के टेरिटोरियल वाटर, जो क्षेत्रीय जल है, उसके निकट मालदीव के चलते आ सकते हैं और उसे चीन तो रिसर्च वेसल कहेगा, लेकिन वो भारत की निगरानी करने के लिए आ सकते हैं अगर मालदीव ने ऐसा एक्सेस दिया तो। इसलिए भारत के लिए ये बहुत जरूरी हो जाता है कि वो मालदीव के साथ बहुत अच्छे रिलेशंस बनाए।
और भारत ने यही सोच करके अपने जो मरीन कमांडोज हैं, जो मरीन सोल्जर्स की पूरी एक टीम है, लगभग 76-78 के आसपास जो सोल्जर्स थे, उन्हें भेजा था मालदीव में। जो मालदीव के जो मरीन ऑफिशियल्स थे, यानी समुद्री कर्मचारी, उनको ट्रेनिंग देते और जो EEZ वहां पर है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, उसकी निगरानी करते और जो वहां पर संसाधन है, उन सब संसाधनों का कैसे प्रबंधन करना है, उसके बारे में अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते। तो ये जो मरीन ऑफिसर्स थे भारत के, जो मालदीव में अपनी सेवाएं दे रहे थे, उससे भारत और मालदीव के बीच में एक बेहतर मैरीटाइम पार्टनरशिप उभरा, समुद्री साझेदारी भी उभरी। लेकिन बाद में जो चीन और मालदीव के बीच के रिश्ते काफी जब मजबूत हुए, तो उसको निगेटिव सेंस में लेते हुए मालदीव ने ऐसे मरीन सोल्जर्स को भारत वापस भेजने का निर्णय किया। और मुइजू जो अभी राष्ट्रपति हैं, उन्होंने उस समय यह साफ साफ कहा जब वो चुनाव लड़ रहे थे कि जब वो चुनाव जीत करके आएंगे और जब वो राष्ट्रपति पद धारण कर लेंगे, तो वो पहला काम यही करेंगे कि भारत के जो ऐसे सोल्जर्स हैं उन्हें वापस भेज देंगे। और इस मुद्दे को उन्होंने बहुत हाइप किया चुनाव जीतने के लिए भी। तो कुल मिलाकर के कहने का आशय ये है कि एक ऐसा मालदीव जो भारत के बगल में बैठा है और भारत के हितों के विरुद्ध काम कर सकता है, ऐसे मालदीव के साथ या तो हम बहुत ज्यादा रिलक्टेंट होकर के, बहुत ज्यादा आक्रामक होकर के कार्यवाही करें, व्यवहार करें, या फिर हम उसे समझाएं और उसे मदद भी दें और उसे यह एहसास करने लायक बनाएं कि भारत के साथ अच्छे रिलेशन रखने में उसे भी लाभ मिलेगा और हिंद महासागर की जो सिक्योरिटी है लॉन्ग टर्म में, उसको सुरक्षित करने में मालदीव अगर मदद करता है तो ये मालदीव के हित में भी होगा, क्योंकि चीन किसी का सगा नहीं है। और इसलिए ये जरूरी था कि एक अच्छे कन्वर्सेशन, एक कम्युनिकेशन की शुरुआत की जाए। तो इसलिए भारतीय प्रधानमंत्री जो मालदीव पहुंचे हैं, तो निश्चित रूप से कुछ अच्छी चीजें, आउटकम अभी सामने देखने को मिलेगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जब मालदीव 1965 में आजाद हुआ था, स्वतंत्र हुआ था ब्रिटिश उपनिवेश से, तो भारत पहला देश था जिसने पॉलिटिकल रिकॉग्निशन दिया था, मालदीव को एक स्वतंत्र देश के रूप में, एक संप्रभु देश के रूप में मान्यता प्रदान किया था, पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक मान्यता दिया था। और 1968 में ही मालदीव के साथ भारत ने डिप्लोमेटिक रिलेशंस बनाए, कूटनीतिक संबंध स्थापित किए और तुरंत मालदीव की राजधानी माले में अपना डिप्लोमेटिक मिशन भी स्टार्ट किया। तो जिस तरीके से भारत ने अपना ये जेस्चर दिखाया कि भारत मालदीव की स्वतंत्रता की बात करता है, मालदीव के राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन, आत्मनिर्धारण के अधिकार का समर्थन करता है, तो मालदीव को ये बात बहुत अच्छी लगी। और वो उस समय जो लीडरशिप थी 1970 के दशक में, उसने इंडिया फर्स्ट पॉलिसी अपनाई। तो मालदीव ने 1970 के दशक में भारत के हितों को ज्यादा मतलब प्रेफरेंस दिया और भारत के पक्ष में, हित में काम करने के लिए इंडिया फर्स्ट पॉलिसी अपनाई और इनके रिश्ते अच्छे बनने शुरू हो गए। आपसी तालमेल के साथ रिश्ते बढ़ रहे थे। लेकिन एक विवाद उभरा 1970 के बाद का, जो हम समय देखते हैं कि मिनीकॉय को लेकर के मालदीव और भारत के बीच में विवाद उभरा और मालदीव ने क्लेम किया कि मिनीकॉय हमारा है। और ये विवाद जब बढ़ा तो बाद में 1976 में भारत और मालदीव के बीच में एक मैरीटाइम सिक्योरिटी बाउंड्री एग्रीमेंट हुआ और इस एग्रीमेंट के बाद मालदीव ने मिनीकॉय पर अपना जो दावा था उसे छोड़ दिया और बोला कि भारत के ही जुरिस्डिक्शन में है मिनीकॉय, और उसके बाद कभी ये विवाद फिर से नहीं उभरा। इसके बाद भारत ने भी इस चीज को बहुत पॉजिटिव लिया कि मालदीव ने इस तरीके का जेस्चर दिखाया है। तो जब जब मालदीव को कोई अन्य जरूरत पड़ी तो भारत एकदम उसके लिए तैयार खड़ा रहा। अगला मामला आया 1988 में, जब मालदीव में सैन्य तख्तापलट के लिए और वहां के राष्ट्रपति को निशाना बनाने के लिए विदेशी भाड़े के सैनिक जो मर्सिनरीज थे वो आ गए थे। और ऐसी स्थिति में मालदीव के राष्ट्रपति ने भारत से मदद मांगी और भारत ने तुरंत
ऑपरेशन कैक्टस के माध्यम से अपने सोल्जर्स भेजे और उन्होंने जाकर के वहां पर मालदीव के राष्ट्रपति की जान बचाई और वहां स्थितियों को सामान्य कराने में अपना योगदान किया। इस चीज का मालदीव बहुत प्रशंसक रहा है और मालदीव के बाद में जो राष्ट्रपति हुए उन्होंने इस बात को बहुत तारीफ भी किया कि मुसीबत की इस घड़ी में भारत ने हमें साथ दिया था। फिर उसके बाद 2004 में इंडियन ओशन में सुनामी आई और ये बहुत ही सीवियर सुनामी थी, बहुत ही गंभीर सुनामी थी। मालदीव बुरी तरीके से प्रभावित हो गया था, चूंकि समंदर में स्थित देश है तो वहां खारा पानी है, हर तरीके की दिक्कतें उसके सामने आ गई थी। और इंडिया उस समय पहला देश था पूरी दुनिया में जिसने 4 घंटे के अंदर अंदर दवाई, कपड़े, अन्य प्रकार के लॉजिस्टिक्स, जो आवश्यक रसद उपकरण सामग्री है, सब मालदीव के पास पहुंचा दिया। और मालदीव इस बात के लिए भी फिर से एक बार भारत के सामने नतमस्तक हो गया कि एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के रूप में, इंडियन ओशन में एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के रूप में भारत अपनी भूमिका अच्छी तरीके से समझता है और जब भी कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो अपने पड़ोसियों की मदद करता है। ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस यानी मानवतावादी सहायता देने से नहीं चूकता है। और उस समय भारत ने अमेरिका को भी अपने उसमें लिया था, ट्रस्ट में लिया। अमेरिका के मन में भी ये आया कि इंडियन ओशन रीजन में ये जो सुनामी आई है उसको किस तरीके से मैनेज करके राष्ट्रों को मदद दी जाए। तो जो ये देश थे, खासकर यूएस और इंडिया और कुछ अन्य देश भी उसमें मिलने की कोशिश कर रहे थे, तो उनका एक ग्रुप बना था और वही जो ग्रुपिंग थी उसी को क्वाड के जेनेसिस के रूप में देखते हैं। आज जो क्वाड्रिलेटरल ग्रुपिंग है यानी भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएसए, उसका जो अस्तित्व है वो 2004 के इसी घटना में देखा जाता है जब इन देशों ने मिलकर के इंडियन ओशन के सुनामी के दौर में मदद किया था देशों को। तो ये भी घटनाक्रम धीरे धीरे आगे बढ़ा। फिर उसके बाद वर्ष 2008 में पहली बार मालदीव में लोकतांत्रिक चुनाव हुए, यानी बहुदलीय चुनाव, मल्टी पार्टी इलेक्शंस हुए और इसमें जो मोहम्मद नसीद थे वो राष्ट्रपति चुन करके आए। और नसीद बहुत ही सुलझे हुए व्यक्ति थे, भारत के पक्ष में काम करने के लिए आए थे और उन्होंने भारत के साथ अच्छे रिश्तों को बनाने की कोशिश करी। लेकिन नसीद के एक जो विरोधी थे, एक अन्य नेता, उनका नाम था अब्दुल्ला यामीन। अब्दुल्ला यामीन जो है लगातार इस बात को टारगेट कर रहे थे कि कैसे मोहम्मद नशीद को डाउन किया जाए, क्योंकि जो प्रो इंडिया पॉलिसी मालदीव अपना रहा था वो अब्दुल्ला यामीन को पसंद नहीं था और वो प्रो चाइना पॉलिसी अपनाना चाहते थे। तो पूरी कोशिश कर दी गई, भ्रष्टाचार का आरोप नशीद के ऊपर लगा दिया गया और जो सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड जजेस हैं उन सबके अपॉइंटमेंट्स में धांधली का आरोप लगाया गया। हर तरीके की कोशिश करके मुइजू को जेल में डालने की, नशीद को जेल में डालने की कोशिश की गई। और उसके बाद अब्दुल्ला यामीन का शासन आता है। अब्दुल्ला यामीन 2013 में जब राष्ट्रपति बने तो उन्होंने प्रो चाइना पॉलिसी अपनाई और चाइना के फेवर में काम करने लगे। चाइनीज इन्वेस्टमेंट मालदीव में बढ़ने लगा। चाइना का जो टूरिस्ट हैं वो ज्यादा संख्या में मालदीव में आने लगे। जो मालदीव के आइलैंड्स थे उन आइलैंड्स पर जो एक्सेस देने की बात थी चीन को, वो भी ज्यादा देना शुरू हो गया। जो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स थे, सी ब्रिजेस बनाने के जो प्रोजेक्ट्स थे, उन सब में चीन को ज्यादा से ज्यादा हिस्सेदारी मिली और उसको मौका मिला। चीन बहुत मजबूती से आगे बढ़ा मालदीव के साथ अच्छे रिश्ते बनाने के लिए। और ये एक बट नेचुरल स्वाभाविक बात है कि जब भी चीन और मालदीव के रिश्ते बहुत ज्यादा मजबूत होंगे तो भारत और मालदीव के रिश्ते कमजोर होंगे। और चीन की निगाह अब भारत के पड़ोसी देशों पर इसीलिए रहती है कि ऐसे देशों को अपने फेवर में करके भारत को परेशान किया जाए, भारत को और ज्यादा प्रभावहीन करने की कोशिश की जाए। तो ये सब चीजें चली और फिर 2015 में एक कंट्रोवर्शियल कानून मजलिस में पारित हुआ, यानी जो मालदीव की संसद है मजलिस, उसमें एक अलग प्रकार से लोगों ने कानून पारित किया कि कोई एक आइलैंड खरीदना है तो विदेशी फर्म जो है आकर के एक निश्चित रकम दे करके एक मालदीव का आइलैंड अपने उसमें कर सकती है।
लेकिन उसको रिक्लेमेशन टेक्नोलॉजी खुद से करनी पड़ेगी, यानी जो समुद्र का तटीय इलाका है वहां कैसे उसको हैबिटेबल जोन बनाया जाए, जमीन को निकाल करके समुद्री क्षेत्रों से, उसमें वो अपना इन्वेस्टमेंट करेगा तो वो उस आइलैंड पर जो है उसको कंट्रोल दिया जाएगा। अब इसके चलते ये मतलब आशंका व्यक्त की गई कि चाइना का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा मालदीव में, और हुआ भी इस तरीके से। तो ये स्थितियां भारत के सामने एक कंसर्न के रूप में थी, क्योंकि बगल में लक्षद्वीप, और लक्षद्वीप से एकदम बिल्कुल लगे हुए तमाम छोटे छोटे द्वीप जो मालदीव के हैं, वहां पर जैसे हानी माधु है, या फिर इवा हांधु है, सारांधु है, माले है, विलिंगिली है, थिलाफुशी है, ये सब जो हैं, इन सब के कॉन्टेक्स्ट में भारत को ये सोचना बहुत लाजमी था कि कैसे हम अपनी सिक्योरिटी को इंश्योर करेंगे, क्योंकि कोस्टल रडार सर्विलांस भी चाइना कर सकता है। और इसीलिए भारत ने बाद में जब देखा कि मालदीव अगर थोड़ा सा भी बेईमानी करेगा, थोड़ा सा ईमानदार नहीं रहेगा, तो चीन बहुत ज्यादा मॉनिटरिंग और सर्विलांस का काम इंडियन ओशन और भारत के तटीय क्षेत्रों में कर सकता है। इसीलिए जो लक्षद्वीप का एरिया, मिनिकॉय का एरिया है, वहां पर एक जटायु नाम का जो बेस बनाया गया है, और उसके माध्यम से भारत अपने जो कोस्टल सिक्योरिटी की चीजें हैं या जो भारत के तटीय हित हैं उसको सुरक्षित करने का काम भारत करने लगा है। तो भारत ने अपने ऐसे एरियाज में, मिनिकॉय में, लक्षद्वीप में जो मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको, यानी मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर, इस सबको डेवलप करना शुरू किया, जिससे कि एक चुनौती भी मिले। अगर कोई भी ये भारत के अगेंस्ट में सोच रहा है तो उसे भी ये देखने को मिले कि भारत भी उसे काउंटर करने के लिए एफर्ट्स ले रहा है। 2017 में मालदीव जो है दूसरा साउथ एशियन कंट्री बना पाकिस्तान के बाद, जिसने चीन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया। तब भी सवाल उठा कि मालदीव को कायदे से जो सार्क यानी साउथ एशिया में जो एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बना था, साफ्टा जिसको कहते हैं, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, उसमें अपना कंट्रीब्यूशन करना था और दक्षिण एशिया के देशों के साथ अच्छे व्यापारिक संबंध करने थे, मुक्त व्यापार समझौता करना था। लेकिन उन सबको साइड में करके चीन के साथ ज्यादा से ज्यादा व्यापार करना और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लेवल पर मालदीव गया। तो ऐसे में मालदीव के नैतिकता के ऊपर, मालदीव की सोच के ऊपर, उसकी आइडियोलॉजी के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाया जाने लगा। और ये सारा काम अब्दुल्ला यामीन जो राष्ट्रपति था उसके समय में हो रहा था। अब्दुल्ला यामीन के समय में ही ये जो इंडिया आउट कैंपेन है इसकी पृष्ठभूमि भी बननी शुरू हो गई थी। अब इन लोगों ने इतना ज्यादा भारत विरोध का काम कर दिया, भारत के अगेंस्ट में इतना ज्यादा और चीन के फेवर में इतना ज्यादा काम कर दिया, क्योंकि मालदीव में जो भारत समर्थक एक पॉपुलेशन है उसको ये समझ में आ गया कि भाई ये लोग गलत कर रहे हैं। और इसीलिए वर्ष 2018 में इब्राहिम सोलेह नाम के व्यक्ति इलेक्शन जीत करके आए और मालदीव में राष्ट्रपति बने। और मालदीव में ये जो नया राष्ट्रपति सोलेह बने, ये प्रो इंडिया थे। इन्होंने फिर से इंडिया फर्स्ट पॉलिसी अपना ली और भारत को तरजीह देना शुरू किया, यानी भारत के साथ कैसे अच्छे राजनीतिक, आर्थिक, कूटनीतिक, सामरिक संबंध बनेंगे, इस पर काम करना शुरू कर दिया था। तो जब ये देखा गया कि मालदीव भारत के पक्ष में हर चीज सुनने को तैयार है, तो चीन को भी ये बात नहीं जमी और उसके साथ साथ मालदीव के भी जो रेडिकल लीडरशिप थे, अलग अलग गुट से, अलग अलग पार्टी से, खासकर अब्दुल्ला यामीन वाली जो पार्टी थी और मोहम्मद मुइजू वाली जो पार्टी थी, इन सबको ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई कि कैसे एक प्रो इंडिया पॉलिसी सोलेह कर सकते हैं। और इसलिए पूरा एक कॉन्स्पिरेसी रची गई जिसको आप इंडिया आउट कैंपेन कहते हैं। और इंडिया आउट कैंपेन के माध्यम से पूरा माहौल क्रिएट किया गया और उसको सोलेह ने क्रिमिनलाइज घोषित कर दिया कि कोई भी ऐसा काम करेगा तो वो सलाखों के पीछे होगा, भारत का विरोध करना, भारतीय वस्तुओं का बहिष्कार करना, ये सब अलाउ नहीं होगा। और बाद में इन सब चीजों के खिलाफ एक माहौल बनाया गया। अब्दुल्ला यामीन और मुइजू के बीच का जो कोलैबोरेशन था, इन दोनों ने मिलकर के इब्राहिम सोलेह के खिलाफ एक पूरा माहौल तैयार किया।
मालदीव को इस्लामिक रिपब्लिक बनाने के लिए कि और ज्यादा रियल अर्थों में एक इस्लामिक किंगडम के रूप में मालदीव काम करे और इस्लामिक वैल्यूज और शरिया इन सब आधारों पर काम करे, तो इसके लिए इन लोगों ने काम करना शुरू किया और लिबरल जो इस्लाम था उसको थोड़ा डाउन करने की कोशिश मालदीव में करने लगे। और इब्राहिम सोलेह बाद में चुनाव जब हुआ तो वो चुनाव हार गए और मुइजू जीत करके आए और वर्तमान में मोहम्मद मुइजू राष्ट्रपति हैं मालदीव के, जिनसे अभी प्रधानमंत्री मोदी मिले हैं। आज जब वो वहां पहुंचे तो उन्हें बहुत ही शानदार उनका स्वागत किया गया, मुइजू के द्वारा गले लगा करके एक दूसरे से आवभगत की गई। तो ये पूरी एक जर्नी रही है। अब यहां पर हमें समझने की जरूरत ये है कि क्यों भारत मालदीव को इतना इंपॉर्टेंट मानता है, या क्या मालदीव भी भारत को इंपॉर्टेंट मानता है, और इसमें कौन ऐसा पावर है जो इनके रिलेशन को खराब कर रहा है। तो ये तो निर्विवाद रूप से जग जाहिर बात ही है कि चीन इसमें सबसे प्रमुख प्लेयर है जो भारत और मालदीव के रिश्तों को दूर करने की कोशिश करता है, क्योंकि पूरे साउथ एशिया में कहें या एशिया में कहें तो चीन को सबसे बड़ा दुश्मन अपना आर्थिक स्तर पर, सामरिक स्तर पर, प्रभाव के स्तर पर इंडिया ही नजर आता है। इसलिए अगर उसे कमजोर करना है तो उसे सभी पड़ोसी देशों से विवाद में उलझा देना है। तो इसलिए इसमें चीन भी पूरा खेल खेलता रहता है। अब मुद्दा ये है कि भारत के पास क्या ऑप्शन है मालदीव को अपने फेवर में करने का। क्या मालदीव को आंख दिखा करके अपने फेवर में रखा जा सकता है, या मालदीव को और भी अन्य स्तरों से ये समझाया जा सकता है कि वो भारत के हितों के खिलाफ काम न करे। तो भारत ने जो पॉलिसी अपनाई वो एक नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के तहत जो पॉलिसी अपनाई कि मालदीव हमारा पड़ोसी देश है और हम उसे हर संभव मदद प्रदान करेंगे, और भारत ने अलग अलग अवसरों पर उसे मदद प्रदान किया। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि मालदीव का सबसे बड़ा जो डेवलपमेंटल पार्टनर है वो कौन है। तो भारत सबसे बड़ा विकास साझेदार है, यानी मालदीव में जितनी बड़ी बड़ी विकास अवसंरचनाएं हैं, डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हैं, उन सब में भारत का पैसा लगा हुआ है। या तो भारत ने ग्रांट दिया है यानी अनुदान दिया है, जो पैसे को वापस भी नहीं लेना है, और इसके साथ साथ भारत ने लोन दिया है, भारत टेक्निकल असिस्टेंस देता है। तो भारत क्या क्या चीजों में ये काम कर चुका है पहले उसे देखते हैं। हाई इंपैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के तहत ऐसे पड़ोसी देशों में, मालदीव हो चाहे अफगानिस्तान हो, श्रीलंका हो, अभी चूंकि हम मालदीव की बात कर रहे हैं तो मालदीव पर ही टिकते हैं, मालदीव में हाउसेस को बनाना, मालदीव में आइलैंड रिजॉर्ट्स को बनाने में मदद करना। एसबीआई लोन देता है लगातार 1975 से कि मालदीव जो है आइलैंड रिजॉर्ट्स बना सके, उसे पैसे की कमी ना आए, कोई किल्लत ना आए। इसके साथ साथ अगर कोई मरीन प्रोडक्ट को किसी थर्ड कंट्री में एक्सपोर्ट करना है तो उसके लिए जो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज वगैरह लगेगा, अगर उस मामले में भी मालदीव को समस्या आ रही है, उसके पास पैसे की कमी है, तो एसबीआई के माध्यम से उस कमी को पूरा किया जाता है लोन दे करके। या मालदीव में कोई बिजनेस एंटरप्राइज शुरू करना है, कोई व्यावसायिक उपक्रम की शुरुआत करनी है, स्टार्टअप बिजनेस वगैरह की शुरुआत करनी है, उसको भी देता है मदद एसबीआई। यानी इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ मालदीव के लिए भारत लंबे समय से काम करता रहा है। इसके अलावा कोई भी अगर इमरजेंसी की सिचुएशन आती है तब भी भारत उसमें मदद करता है। जैसे 2014 में मालदीव में जल संकट हो गया और तुरंत उसे वाटर की जरूरत थी, तो भारत ने ऑपरेशन नील चला करके उसे मदद दे दिया। 2020 में मालदीव में मीजल्स आउटब्रेक हुआ, खसरा फैल गया और भारत ने 30,000 डोज वैक्सीन भेजा मीजल्स का और मालदीव को इस मुसीबत से बचाया। कोविशील्ड 1 लाख से अधिक जो है डोज दिया वैक्सीन जो है इस मामले में, यानी जब कोविड महामारी चल रही थी। तो भारत अपने ऐसे जो ह्यूमैनिटेरियन जेस्चर्स हैं वो लगातार दिखाता रहा है। इसके अलावा भारत ने कहा कि भाई मालदीव में चूंकि वो टूरिज्म बेस्ड इकोनॉमी है, उसके टूरिज्म को अगर और ज्यादा मजबूती दी जाए तो शायद मालदीव हमसे ऑब्लाइज्ड भी होगा, हमारे फेवर में सोचेगा। तो भारत ने एक ग्रेटर माले प्रोजेक्ट को पूरा ड्रॉ किया, उसका पूरा ब्लूप्रिंट बनाया कि $500 मिलियन भारत मदद देगा, ग्रांट देगा, लोन देगा
और उसके माध्यम से जो माले है यानी मालदीव की राजधानी माले, उसको विलिंगिली, थिलाफुशी और गुल्ही फल्हू, ये जो 3 रिमोट आइलैंड्स हैं मालदीव के, उन सबसे कनेक्ट किया जाएगा, जिससे टूरिस्ट केवल माले और इन सब एरियाज में ही न जा सके। पैराडाइज जो आइलैंड है वहीं तक नहीं, बल्कि गुल्ही फल्हू और ये सब जितने विलिंगिली और थिलाफुशी हैं, इन सब एरियाज में भी जाएं और यहां से भी पैसा आए। तो ये भारत का योगदान है। भारत ने इसके लिए एक्सिम बैंक को अनुमति दिया। भारत का जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक है, जिसे हम एक्सिम बैंक कहते हैं, जो 1982 में बना था, उसने $400 मिलियन का लोन दिया है। कई अवसरों पर जो है लगातार वहां पर सी ब्रिजेस बनाने के लिए, अन्य चीजों के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स के लिए लगातार ये पैसा दिया गया है। मालदीव में जो हॉस्पिटल्स हैं, उन हॉस्पिटल्स को बनाने में भारत ने मदद दिया है। एजुकेशनल सेंटर्स को बनाने में, पॉलिटेक्निक बनाने में। मालदीव का जो नेशनल पुलिस एकेडमी है वो भारत के ग्रांट से बना है। टूरिज्म जो फैकल्टी बनी है, जिसमें टूरिस्ट गाइड्स और ये सब जो लोग हैं उनको कैसे ट्रेन किया जाए ताकि वो टूरिस्ट के साथ अच्छा बिहेवियर करते हुए मालदीव की इकोनॉमी में योगदान कर सकें, इसके लिए भी भारत ने पूरा एक फैकल्टी वहां पर बनवाई हुई है। मालदीव में जो नर्सेस काम करती हैं, जो टीचर्स काम करते हैं, लगभग 25 से 30% वो इंडियंस हैं, इंडियन मूल के हैं, जो वहां पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। भारत ने सार्क सैटेलाइट जो है, या अपनी सैटेलाइट डिप्लोमेसी के तहत मालदीव को भी ऑफर किया कि हम जो सार्क सैटेलाइट हमने डेवलप किया है उसके जो बेनिफिट्स हैं वो मालदीव को देंगे। हमने नाविक जो सैटेलाइट है, यानी हमारा जो नेविगेशनल सैटेलाइट है भारत का पहला, उसकी भी सुविधा देने की बात कही कि मालदीव को ये सुविधा दी जाएगी। इसके अलावा मालदीव को समय समय पर जो भी जरूरतें हुई उन सब चीजों में भारत ने उसे मदद प्रदान किया, यानी इकोनॉमिक फ्रंट पर, स्ट्रेटेजिक फ्रंट पर। जैसे अगर हम राजनीतिक और स्ट्रेटेजिक फ्रंट पर बात करें तो भारत जो है मालदीव के लीडरशिप को उभारने की भी कोशिश करता रहा है कि मालदीव इंडियन ओशन में एक लीडर के रूप में काम कर सके और उसके सामने कोई ऐसी दिक्कत ना आए। तो इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन जो 23 देशों का संगठन है, उसमें मालदीव को जो सदस्यता मिली 22वें सदस्य के रूप में, वो भारत के प्रस्ताव पर ही किया गया। भारत ने इस बात का पूर्ण समर्थन किया कि मालदीव को बनाया जाए। उस साल म्यांमार भी बनना चाहता था, लेकिन भारत ने मालदीव को ज्यादा तरजीह दिया और मालदीव बन गया। ये भारत की भी सोच को दर्शाता है और ये मालदीव के सोच को भी दर्शाना चाहिए कि कैसे ऑब्लाइज्ड होना आवश्यक है ऐसे जेस्चर पर। 2016 में मालदीव को कॉमनवेल्थ से सस्पेंड कर दिया गया था, कॉमनवेल्थ जो संस्था है, और भारत ने पूरा अपना डिप्लोमेटिक एक जो प्रयास है, कदम है, उसको उठाया और एस जयशंकर कॉमनवेल्थ की बैठक में उन्होंने इस मुद्दे को फिर से उठाया और 2019 में भारत के हस्तक्षेप, भारत की मदद से कॉमनवेल्थ में फिर से शामिल हो गया मालदीव। इसके साथ साथ जो कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव एक संगठन है जिसमें मालदीव शामिल है, मालदीव उसका सदस्य है, उसमें भी भारत मालदीव को काफी सपोर्ट करता है कि कैसे इंडियन ओशन के जो चैलेंजेस हैं उन सब चैलेंजेस से निपटने में मालदीव की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। और इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम में भी एक सदस्य के रूप में जो नेवी चीफ्स मिलते हैं इंडियन ओशन कंट्रीज के, उसमें भारत और मालदीव के नेवी चीफ मिलते हैं और इनके बीच में एक नेवल कोऑपरेशन भी सुनिश्चित होता है। तो ये बात सब दर्शाती है कि भारत लगातार मालदीव के एम्पावरमेंट के लिए काम करता रहा है और पॉजिटिव तरीके से। लेकिन चीन का ऐसा सोच नहीं है, चीन इस तरीके से कार्रवाई नहीं करता। चीन का मकसद है मालदीव को डेट ट्रैप डिप्लोमेसी में फंसाना, यानी मालदीव को अगर अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए, हाउसेस बनाने के लिए, आइलैंड रिजॉर्ट्स बनाने के लिए या सी ब्रिजेस, टनल्स वगैरह बनाने के लिए अगर पैसों की जरूरत है तो वो चीन देगा, लेकिन उसे वसूलने में भी चीन कोई कसर नहीं छोड़ता। और अभी जो लेटेस्ट डेटा है वो ये कहता है कि मालदीव को अपने पूरे जीडीपी का, अपने पूरे नेशनल इनकम का करीब
15 to 16% जो है चीन के द्वारा, चीन से लिए गए लोन को वापस करने में लगता है। तो ये एक बहुत ही विकट परिस्थिति है मालदीव के लिए, और मालदीव को पूरा ट्रैप कर रखा है। अब मालदीव को अगर मदद दिया जाएगा और उसके ऊपर ऋण का जाल फैला दिया जाएगा तो मालदीव को सुननी भी पड़ेगी। चीन का जो मोतियों की लड़ी की नीति है उसमें मालदीव को शामिल कर लिया गया और बेस दे दिया मालदीव ने चाइना को। इसके साथ साथ बेल्ट रोड इनिशिएटिव जो चाइना का है उसे मालदीव सपोर्ट करता है, और जो मैरीटाइम सिल्क रूट प्रोजेक्ट है चाइना का उसको भी मालदीव सपोर्ट करता है। तो ये सारी चीजें देख करके भारत को ये लगता है कि कैसे हम मालदीव को बेहतर तरीके से उससे बातचीत करें, वार्तालाप करें और उसको ये समझाएं कि एक स्टेबल साउथ एशिया, एक स्टेबल जो है पीसफुल और प्रॉस्परस बे ऑफ बंगाल रीजन, और एक प्रॉस्परस पीसफुल स्टेबल इंडियन ओशन रीजन के लिए मालदीव को सही तरीके से जिम्मेदारी के साथ काम करना बहुत आवश्यक है। और इसी मकसद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां गए हैं। भारत आमतौर पर मालदीव को टारगेट नहीं करता है, लेकिन जब मालदीव बहुत ज्यादा स्वच्छंद तरीके से भारत के हितों के अगेंस्ट में आकर के काम करता है तो कई अवसरों पर मालदीव को सबक सिखाने की भी जरूरत पड़ी है। जब मालदीव ने चीन के प्रभाव में आकर के अलग अलग बयान देने शुरू किए तो उस समय भारत ने टूरिज्म के लेवल पर बहिष्कार किया, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लक्षद्वीप गए और लक्षद्वीप का अपना जो इमेजेस हैं उसे लगा दिया सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर यानी एक्स पर, और उसके बाद बहुत से लोगों को मैसेज मिल गया कि मालदीव नहीं जाना है, लक्षद्वीप और भारत के जो कोस्टल एरियाज हैं वहां जाकर के अपना टूरिज्म की जो फैसिलिटीज हैं उसे अवेल करना है। तो बाद में देखा गया कि करीब 30% टूरिस्ट अराइवल में कमी आ गई। भारत से जो टूरिस्ट जाते थे उसमें बहुत ज्यादा गिरावट आई। इसके चलते मोइजू की भी हालत खराब हो गई, क्योंकि इकोनॉमी की हालत जो है बहुत खराब रही है। और मालदीव में ऐसा तो कोई और काम होता नहीं है कि कोई बहुत बिजनेस डाइवर्सिफाइड बिजनेसेस हैं या एग्रीकल्चर होता हो या कोई बहुत बड़े लेवल पर काम होता हो जिससे और अर्निंग आ रही हो। टूरिज्म से ही सब कुछ है। इसलिए भारत के इस कदम का बहुत ही गंभीर प्रभाव पड़ा, और वहां के पूर्व राष्ट्रपति जो नशीद थे उन्होंने इंडिया को सॉरी बोला। उन्होंने कहा कि मोइजू गलत काम कर रहे हैं, मोइजू चीन के प्रभाव में आकर के मालदीव के लोगों के हित को एकदम दरकिनार कर रहे हैं, क्योंकि मालदीव के लोगों का हित भारत से जुड़ा है। भारत जिस लेवल पर मालदीव के लोगों को सपोर्ट करता है और निस्वार्थ भाव से इतने ज्यादा कंस्ट्रक्शन के काम सब करता है, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट करता है, वो काम चीन कभी नहीं कर सकता। तो इसलिए अब जो मीटिंग हो रही है भारत और मालदीव के बीच में, इसके अभी पॉजिटिव जो निहितार्थ हैं वो सामने आने हैं, क्योंकि धीरे धीरे मालदीव को भी इस बात को समझना जरूरी है, और मालदीव को ये समझ में आ भी रहा है कि भारत का क्या महत्व है और चीन का क्या महत्व है। ज्यादा पॉजिटिव तरीके से कौन सपोर्ट कर सकता है, मदद कर सकता है। जब मुसीबत की घड़ी होगी, कोई प्राकृतिक आपदा आएगी तो चीन साथ नहीं देगा, भारत ही सबसे पहले साथ देगा, और इसका पूरा एक टेस्टेड इतिहास रहा है। इसलिए भारत को तरजीह देना, इंडिया फर्स्ट की पॉलिसी पर चलना, ये मालदीव की मजबूरी भी है और मालदीव को इस दिशा में सोचना होगा। और भारत मालदीव को बहुत कुछ प्रदान कर सकता है डिफेंस सेक्टर में, स्पेस सेक्टर में। भारत अपने पड़ोसी देशों को स्पेस सेक्टर में भी आगे बढ़ा रहा है। अभी हमने भूटान को स्पेस सेक्टर में आगे बढ़ाने के लिए उसका जो पहला सैटेलाइट था उसको विकसित करवाया, भूटान सैट नाम से इसरो का ग्राउंड स्टेशन बना। हम मालदीव को स्पेस सेक्टर में भी जो है सहायता कर सकते हैं, और जिन जिन क्षेत्रों में मालदीव काम करना चाहता है और उसे जो कमियां हैं वो भारत पूरी कर सकता है। लेकिन उसके लिए एक बहुत ही अच्छे मित्र के रूप में उसे अपनी भूमिका भारत के साथ निभानी होगी। तो अब भारत और मालदीव के बीच में जो एमओयू साइन होंगे, जो एग्रीमेंट्स अभी होने हैं, वो सब आएंगे, तो उसे नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग चर्चा करेंगे कि कौन कौन से नए समझौते हुए हैं, उनका क्या निहितार्थ है। आज के एपिसोड में हम लोगों ने पूरे भारत और मालदीव का जो बायलैटरल रिलेशन है उसके क्या आयाम हैं, क्यों मालदीव महत्वपूर्ण है, मालदीव ऐसा क्या काम करता है जिससे भारत के हितों पर असर पड़ता है, उसकी चर्चा की है। तो उम्मीद करते हैं कि इससे
आपको कुछ लाभ मिलेगा इन परिचर्चा से। अगले एपिसोड में हम फिर से मिलेंगे, जिसमें इंडिया और मालदीव के बीच में जो रिसेंट डेवलपमेंट्स हैं, नए एग्रीमेंट्स हैं और नए आयाम हैं, उस पर भी चर्चा करेंगे। धन्यवाद।